हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हाल चाल है। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं मोहित यादव, आपका दोस्त, आपका यार, आपका शिक्षक, और मैं आपको पढ़ाता हूं जीव विज्ञान। और आज हम लोग यहां पर जिस सब्जेक्ट को, जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो विज्ञान का आनुवांशिकता और जैव विकास। क्या चैप्टर है बेटा? आनुवांशिकता और जैव विकास। ठीक है, तो इस आनुवांशिकता और जैव विकास वाले चैप्टर को हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं, जिसका आज यहां पर दूसरा लेक्चर जाने वाला है ना। पहले लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को यहां पर समझा था। आनुवांशिकता क्या है, वंशागति क्या है, विविधता क्या है, मेंडल साहब का आनुवांशिकता में क्या योगदान है, इस चीज को हम लोगों ने समझा था। वंशागत लक्षण क्या होते हैं, मेंडल साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट में, अपने प्रयोग में किस पौधे को लिया, मटर के पौधे को लिया, उसका वनस्पतिक नाम क्या होता है। जल्दी से कमेंट करके बताओ फटाफट, मटर के पौधे का वनस्पतिक नाम क्यों होता है। ठीक है, देखिए भाई कितने बच्चों को यहां पर ये चीज याद है। बहुत आसान सा सवाल है। अच्छा, एक और सवाल है, यही पूछता हूं कि हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि मेंडल साहब ने 7 साल एक्सपेरिमेंट किया है ना, अपना प्रयोग किया। तो 7 साल वो कौन से थे, कब से लेकर के कब तक। ठीक है, उस 7 साल का जो ईयर है, जो साल है, उसको लिख करके कमेंट करके जल्दी से हमको बताओ फटाफट। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज हम लोगों को यहां पर आनुवंशिकता और जैव विकास में जिस टॉपिक को यहां पर कवर करना है बेटा, वो 2 टॉपिक है। पहला है मेंडल के योगदान। पहला क्या है? मेंडल के योगदान। मेंडल साहब के क्या क्या योगदान रहे, है ना। मेंडल साहब ने जो वंशागति के नियम दिए, उस नियम की चर्चा करनी है हम लोगों को यहां पर। मेंडल साहब ने क्या दिया था? मेंडल साहब ने क्या दिया था? वंशागति के नियम दिए थे कि नहीं दिए थे? वंशागति के नियम, है ना। और ये जो वंशागति के नियम दिए थे, ये किस आधार पे दिए थे? तो 2 आधार थे इसके। कितने आधार थे बेटा? 2 आधार थे। पहला, एक जीन की वंशागति, और दूसरा 2 जीन की वंशागति। ठीक, जब एक जीन की वंशागति करते हैं तो वहां पर फिर 2 नियम आते हैं। पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। हिंदी की बात करेंगे तो प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम। ठीक है, जब 2 जीन की वंशागति के बात करेंगे तो मेंडल साहब ने यहां पर जिस नियम को दिया उसका नाम था स्वतंत्र अपीहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक, तो 3 नियम हम लोगों को यहां पर पढ़ने हैं, जिसमें से 2 नियम जो कि प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये दोनों नियम क्या है? ये एक ही जीन की वंशागति के नियम है। किसके नियम है? एक जीन की वंशागति के नियम है। जब हम बात करेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपीहन का नियम, तो ये स्वतंत्र अपीहन का नियम 2 जीन की वंशागति का नियम है। ठीक, क्या है? 2 जीन की वंशागति का नियम है, और ये दोनों ही क्या है? वंशागति के नियम है। ठीक, जिसका हम लोग कह सकते हैं कि मेंडल साहब का यहां पर योगदान था। और इसके बाद जो आखिरी टॉपिक रहेगा आनुवंशिकता वाले चैप्टर का, वो है लिंग निर्धारण। और यहां पर जब लिंग निर्धारण को पढ़ेंगे तो यहां पर हम लोग क्रोमोसोम की चर्चा करेंगे कि गुणसूत्र क्या है, डीएनए की चर्चा करेंगे। ठीक है ना, और लिंग निर्धारण की प्रक्रिया किस तरह से होती है ना, कौन कौन से क्रोमोसोम जो है डिपेंड करते हैं लिंग के निर्धारण के लिए। ठीक है ना, तो उसकी चर्चा हम लोग यहां पर करेंगे। ठीक, तो वंशागति के नियम जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इस वंशागति के नियम में शुरुआत कहां से होगी बेटा? शुरुआत होगी एक जीन की वंशागति से। ठीक, तो इस एक जीन की वंशागति की शुरुआत करते हैं, है ना। एक जीन की वंशागति। अब आप ये सोच रहे होगे सर, ये एक जीन की वंशागति क्या है ना। ये एक जीन मतलब ये क्या है, कुछ थोड़ा इसको समझा दिया जाए, है ना, समझा दिया जाए आसानी से। तो हम लोगों ने कल की क्लास में जब चर्चा करी थी, मतलब कल का मतलब है जो पिछला लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया था, वहां पर हमने आपको बताया था कि मेंडल साहब ने 7 लक्षणों को लिया था। कितने? 7 लक्षणों को लिया था, और इन 7 लक्षणों को लेकर के अपना प्रयोग, अपना एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक, तो 7 लक्षणों को क्या एक साथ ले लिया था कि एक साथ 7 लक्षणों को ले लिया हो और फिर एक्सपेरिमेंट किया हो? ऐसा नहीं था, है ना। एक एक लक्षणों को लेकर के या 2 लक्षणों को लेकर के क्रॉस कराया गया था।
तो जब मेंडल साहब ने सिर्फ एक लक्षण को लिया तो उसको बोला गया एक जीन की वंशागति, और जब मेंडल साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए दो लक्षणों को एक साथ ले लिया तो उसको बोला गया दो जीन की वंशागति। ठीक, तो एक जीन की वंशागति की जब हम चर्चा करेंगे तो यहां पर कितने लक्षणों के बारे में पढ़ेंगे? एक लक्षणों के बारे में पढ़ेंगे। तो एक जीन की वंशागति में जो लक्षण है वो कितने लक्षण होते हैं? एक। कितने लक्षण होते हैं? एक लक्षण होते हैं। और वो एक लक्षण कौन सा था? वो एक लक्षण कौन सा था? वो था तने की ऊंचाई। वो एक लक्षण कौन सा था? तने की ऊंचाई। और ये जो तने की ऊंचाई है, हमने तुमको बताया था कि ये दो चीजों में बढ़ सकता है, एक प्रभावी और एक अप्रभावी। ठीक है, अब जो प्रभावी है वो क्या है? वो है लंबाई। क्या है? लंबापन। ठीक है ना, लंबापन क्या है? ये प्रभावी लक्षण है। ठीक है, और दूसरा क्या है? तो बौनापन। ये क्या है? ये अप्रभावी लक्षण है। क्या है? ये अप्रभावी लक्षण है। तो जब एक जीन की वंशागति की चर्चा करते हैं तो एक जीन की वंशागति में एक लक्षण को लिया जाता है, और एक लक्षण वो कौन सा है? तो उसका नाम है तने की ऊंचाई। और इस तने की ऊंचाई में जो दो लक्षण लिए गए उसमें एक था लंबा और दूसरा बौना। जो लंबा है वो प्रभावी लक्षण है, जबकि जो बौना है वो अप्रभावी लक्षण है। लंबे को हम लोग लिखते हैं कैपिटल टी से। लंबे को किससे लिखते हैं? कैपिटल टी से। और बौने को हम लोग लिखते हैं स्मॉल टी से। लंबा हो गया कैपिटल टी और बौना हो गया स्मॉल टी। ठीक है, तो इस तरीके से लेकर के क्या कराते हैं? क्रॉस कराया जाता है, तो उसको हम लोग एक जीन की वंशागति कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं उसको? हम लोग एक जीन की वंशागति कहते हैं। अब किस तरह से मेंडल साहब ने क्रॉस कराया गया, तो जरा इसकी भी चर्चा करते हैं। ठीक, तो यहां पर दो पुष्पों को लिया गया अलग अलग। एक यहां पे लिया गया नर पुष्प को, और नर पुष्प का सिंबल क्या होता है? तो इस तरीके से एरो बना होता है। एक लिया गया मादा पुष्प को, और मादा पुष्प का जो सिंबल है वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक, तो जब नर पुष्प को लिया गया तो नर पुष्प का लक्षण क्या था? नर पुष्प का लक्षण क्या था? लंबा, शुद्ध लंबा। क्या था? नर पुष्प का लक्षण क्या था? शुद्ध लंबा। और मादा पुष्प कैसा था? शुद्ध बौना। शुद्ध बौना। ठीक, ये जो शुद्ध लंबा है, इस शुद्ध लंबे को रिप्रेजेंट किया गया किससे? कैपिटल टी से। और शुद्ध बौने को लिखा गया स्मॉल टी से। ठीक, और जब क्रॉस कराया गया तो किस तरीके से कराया गया कि इन दोनों को कर लिया गया अलग अलग, कैपिटल टी, और इन दोनों को भी कर लिया गया अलग अलग, स्मॉल टी। ठीक है, जब इस वाले कैपिटल टी का क्रॉस, जब इस वाले कैपिटल टी का क्रॉस
ये वाले स्मॉल टी से कराया गया, तब आया कैपिटल टी स्मॉल टी। और जब इसी कैपिटल टी का क्रॉस ये वाले स्मॉल टी से कराया गया, तब क्या आया, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, फिर ये वाले कैपिटल टी का क्रॉस कराया गया ये वाले स्मॉल टी से, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इसी कैपिटल टी का क्रॉस जब ये वाले स्मॉल टी से कराते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी आता है। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं पहली पीढ़ी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पहली पीढ़ी। जिसको हम लोग लिख सकते हैं F1, फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, ये क्या है, पहली पीढ़ी है। और पहली पीढ़ी में आने वाले जो भी लक्षण है सारे क्या है बेटा, कैपिटल टी स्मॉल टी। क्या है ये, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये कैपिटल टी स्मॉल टी और ये कैपिटल टी स्मॉल टी। मतलब ये सारे ही जो लक्षण हैं ये कैसे दिखाई देंगे, जब इसकी बात करेंगे कि ये कैसे दिखाई देंगे, तो ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी है ये सारे के सारे संकर लंबे हैं। कैसे हैं, संकर लंबा। सारे के सारे कैसे हैं बेटा, ये संकर लंबे हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी कैसा है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी संकर लंबा है। ठीक, क्योंकि अगर ये कैपिटल टी होता तो शुद्ध लंबा था। लेकिन आपको पता है जो कैपिटल टी है ये क्या है, ये प्रभावी लक्षण है। ये जो कैपिटल टी है ये क्या है, क्या है, ये प्रभावी लक्षण है। वहीं ये जो स्मॉल टी है ये क्या है, अगर सिर्फ अकेला स्मॉल टी आएगा तो ये अप्रभावी लक्षण है। क्या है, अप्रभावी लक्षण है। ठीक है ना, तो यहां पर हर जगह पर एक कैपिटल टी आया है जिसकी वजह से ये लंबा है, लेकिन क्योंकि दोनों कैपिटल टी नहीं है, सिर्फ एक ही कैपिटल टी है, जिसकी वजह से कैसा है, ये संकर लंबा है पहली पीढ़ी में। ठीक है ना, तो पहली पीढ़ी में जितने भी पौधे थे सारे के सारे कैसे मिले, लंबे। सारे के सारे कैसे मिले, लंबे। तो इसका मतलब कि ये जो कैपिटल टी है वो क्या है बेटा, प्रभावी लक्षण है। तो इस हिसाब से है ना, इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग कैपिटल टी हर जगह पर आया है और ये लंबाई को, किसको, लंबाई को प्रदर्शित कर रहा है। इस वजह से ये क्या हो गया, प्रभावी लक्षण हो गया। और स्मॉल टी सिर्फ एक बार आया है तो ये अपने आप को प्रभावी नहीं कर पा रहा है, ये अपने आप को नहीं दिखा पा रहा है, जिसकी वजह से ये कहा गया कि जो स्मॉल टी है वो क्या है, अप्रभावी लक्षण है। और इस पहली पीढ़ी के परिणाम के आधार पर, पहली पीढ़ी के परिणाम के आधार पर मेंडल साहब ने जो नियम दिया उसको क्या बोला, उसको क्या बोला, इस पहली पीढ़ी के रिजल्ट के आधार पर जो नियम दिया मेंडल साहब ने उसको क्या बोला, उसको बोला प्रभाविता का नियम। क्या बोला उसको, प्रभाविता का नियम बोला।
क्या बोला इसको मेंडल साहब ने? प्रभाविता का नियम। किस हिसाब से बोला प्रभाविता का नियम? कि जब इन्होंने शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना, आप क्या लिखोगे एग्जाम में? ये लिखोगे कि जब मेंडल साहब ने शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना पौधे को लेकर के, है ना, नर पुष्प लंबा शुद्ध लंबा, मादा पुष्प शुद्ध बौना को लेकर के जब क्रॉस कराया, संकरण कराया, तो पहली पीढ़ी में सारे के सारे पौधे कैसे प्राप्त हुए? लंबे प्राप्त हुए। जिसका मतलब मेंडल साहब ने बताया कि क्योंकि हर पौधे पे, हर पुष्प पे कैपिटल टी एक था, हर पुष्प पे एक कैपिटल टी था, तो इसका मतलब कि जो कैपिटल टी है वो प्रभावी है और जो स्मॉल टी है वो अप्रभावी है। तो कैपिटल टी प्रभावी है, स्मॉल टी अप्रभावी है, और पहली पीढ़ी में आने वाले सारे के सारे पुष्प कैसे हैं? लंबे हैं। इस आधार पर, पहली पीढ़ी के परिणाम के आधार पर मेंडल साहब ने इस नियम को प्रभाविता का नियम दिया। ठीक है। अब जब पहली पीढ़ी से प्राप्त सारे के सारे लक्षणों का क्या कराएंगे? स्वपरागण कराएंगे। क्या कराएंगे? स्वपरागण कराएंगे। पहली पीढ़ी में प्राप्त, पहली पीढ़ी से प्राप्त लक्षणों का क्या कराया जाएगा? परागण। पहली पीढ़ी से प्राप्त लक्षणों का, पहली पीढ़ी से प्राप्त लक्षणों का स्वपरागण कराने पर, ठीक, पहली पीढ़ी से प्राप्त, पहली पीढ़ी से क्या मिला है? कैपिटल टी स्मॉल टी। पहली पीढ़ी से प्राप्त लक्षणों का स्वपरागण कराने पर, क्या कराने पर बेटा? क्या कराने पर? स्वपरागण कराने पर। पहली पीढ़ी से प्राप्त लक्षणों का स्वपरागण कराने पर। अब जब स्वपरागण कराएंगे पहली पीढ़ी से प्राप्त लक्षणों का, तो किस हिसाब से कराएंगे? तो ये लिया इन्होंने कैपिटल टी, फिर यहां पर ऐसे नहीं, पहले यहां पर क्या लेंगे? नर पुष्प, यहां पर क्या लिया? मादा पुष्प, मादा पुष्प को इस तरीके से दिखाते हैं और नर पुष्प को इस तरीके से दिखाते हैं। ठीक, जो नर पुष्प था उसको में क्या लिया? उसमें लिया कैपिटल टी स्मॉल टी, और मादा पुष्प भी कैसा था? कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक, अब जब इन दोनों जीन को अलग अलग कर लेंगे तो एक कैपिटल टी यहां आ गया, एक स्मॉल टी यहां आ गया। इन दोनों से भी जीन को अलग अलग कर लेंगे तो एक कैपिटल टी यहां आ गया और एक स्मॉल टी यहां आ गया। अब इसके बाद जब क्रॉस कराया गया, जब क्रॉस कराया गया, जब क्रॉस कराया गया तो इस वाले कैपिटल टी का क्रॉस जब क्रॉस कराया गया तो इस वाले कैपिटल टी का क्रॉस ये वाले कैपिटल टी से कराया गया, तो यहां पर कैपिटल टी मिला। इसी वाले कैपिटल टी का क्रॉस ये वाले स्मॉल टी से कराया गया, तो एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी मिला। ठीक, अब बारी आई इसकी, जब ये वाले स्मॉल टी का क्रॉस ये वाले कैपिटल टी से कराते हैं तो एक कैपिटल टी आता है और एक स्मॉल टी आता है। वहीं जब इसी स्मॉल टी का क्रॉस ये वाले स्मॉल टी से कराते हैं तो दोनों ही स्मॉल टी आ जाते हैं। ठीक, तो यहां पर अब यहां पर जो लक्षण मिले थे वो पहली पीढ़ी के लक्षण थे, और यहां पर जो लक्षण मिल रहे हैं ये लक्षण क्या हैं? ये लक्षण दूसरी पीढ़ी के लक्षण हैं। क्या है ये?
दूसरी पीढ़ी के लक्षण हैं, और दूसरी पीढ़ी के लक्षणों को क्या कहते हैं? F2। क्या कहते हैं? F2। पहली पीढ़ी के लक्षणों को बोला था F1, दूसरी पीढ़ी के लक्षणों को बोलते हैं F2। ठीक, और ये दूसरी पीढ़ी के लक्षण आए कहां से? जब पहली पीढ़ी से प्राप्त लक्षणों का क्या कराते हैं? स्वपरागण कराते हैं। जब पहली पीढ़ी से प्राप्त लक्षणों का स्वपरागण कराते हैं तो दूसरी पीढ़ी से किस तरह के लक्षण प्राप्त होते हैं, जरा बताओ। तो हमने यहां पर देखा कि एक कैपिटल टी क्या, एक कैपिटल टी और ये दो एक जैसे हो गए, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये एक बेचारा स्मॉल टी। ये जो कैपिटल टी है इसको बोला गया शुद्ध लंबा। ये जो कैपिटल टी है इसको बोला गया क्या? शुद्ध लंबा। और ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी है, लंबे तो ये भी हैं, तो इनको बोला गया क्या? इनको बोला गया संकर लंबा। लेकिन है तो ये लंबे ही, चाहे शुद्ध लंबा हो या संकर लंबा हो। और ये बेचारा जो एक बचा स्मॉल टी, इसको बोला गया शुद्ध बौना। क्या बोला गया? शुद्ध बौना। ठीक, याद हो गया ये? अभी चलो याद रखना इनको, एक कैपिटल टी, दो कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। ठीक, क्या मिला था जरा बताओ? एक मिला था हमको कैपिटल टी, एक मिला था हमको कैपिटल टी स्मॉल टी, एक हमको मिला था कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक मिला था स्मॉल टी। चार मिले थे कि नहीं मिले थे? ठीक, हम किसकी बात कर रहे हैं? पहले हम बात करेंगे अनुपात की। कौन से अनुपात की बात करेंगे? हम बात करेंगे जीनोटाइप की। हम बात करेंगे जीनोटाइप अनुपात की। और जब हम जीनोटाइप अनुपात की बात करेंगे तो हम वहां पर देखेंगे कि जो कैपिटल टी है वो कितने हैं? एक। कैपिटल टी कितने हैं? दो। स्मॉल टी कितने हैं? एक। ठीक, कैपिटल टी कितने हैं? एक। कैपिटल टी स्मॉल टी ये वाले कितने हैं? ये दो। और स्मॉल टी कितना है? एक। मतलब कि ये जो जीनोटाइप अनुपात है, ये क्या हुआ? जीनोटाइप अनुपात क्या हुआ? जीनोटाइप अनुपात आया 1:2:1। क्या आया बेटा? क्या आया? 1:2:1। ठीक है, क्या आया? 1:2:1, क्योंकि एक कैपिटल टी है, दो कैपिटल टी और स्मॉल टी है, और एक बेचारा स्मॉल टी है। लेकिन जब हम बात करेंगे किसकी? जब हम बात करेंगे फिनोटाइप अनुपात की। किसकी बात करेंगे?
फिनोटाइप अनुपात की बात करेंगे, फिर से इन्हीं को लिखो बेटा, फिर से इन्हीं को लिखो। क्या रिजल्ट मिला था? कैपिटल टी मिला था कि नहीं मिला था? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब ये बताओ, जब फिनोटाइप अनुपात की बात करेंगे तो हम बात करते हैं लक्षणों की, और ये जो कैपिटल टी है, ये दिखने में कैसा था? लंबा। कैसा था? लंबा। कैपिटल टी स्मॉल टी कैसा था? दिखने में लंबा। ये कैपिटल टी स्मॉल टी दिखने में कैसा था? लंबा। ठीक। और ये जो तुमको दिख रहा है स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, ये कैसा है बेटा? ये आएगा बौना। कैसा आएगा? बौना। क्योंकि स्मॉल टी जब दो बार आएगा तो ये बौना होगा। कैसे? कैसे? यहां पर देखो, स्मॉल टी कैसा था? शुद्ध बौना। ठीक है, तो स्मॉल टी आएगा तो ये बौना। तो ये लंबे कितने हैं बेटा? कितने लंबे तुमको दिख रहे हैं? 3। कितने लंबे दिख रहे हैं? 3। और बौने कितने हैं यहां पर? 1। बौना कितना है? 1। लंबे कितने दिख रहे हैं? 3। और बौना कितना है? 1। मतलब कि जो फिनोटाइप अनुपात होगा वो क्या होगा? 3:1। जो फिनोटाइप अनुपात है वो क्या होगा? 3:1। क्यों? क्योंकि ये दिख कैसे रहे हैं। फिनोटाइप अनुपात का मतलब है कि ये लक्षण दिखाई कैसे दे रहे हैं। फिनोटाइप अनुपात में हम क्या देखते हैं कि लक्षण दिखाई या दिखते कैसे हैं, है ना। फिनोटाइप में क्या देखते हैं? लक्षण दिखते कैसे हैं, किस तरह के वो दिख रहे हैं। ठीक है। और जीनोटाइप अनुपात में हम किसकी बात करते हैं? जीनोटाइप अनुपात में हम बात करते हैं कि लक्षणों का जीन क्या है। जीनोटाइप अनुपात में हम किसकी बात करते हैं? लक्षणों के जीन को प्रदर्शित करते हैं। जीनोटाइप अनुपात में क्या करते हैं बेटा? लक्षणों के जीन को प्रदर्शित किया जाता है। जबकि फिनोटाइप अनुपात में लक्षण दिखते कैसे हैं, लक्षण किस तरह से दिखाई देते हैं, वो फिनोटाइप अनुपात होता है। ठीक। तो ये कैपिटल टी लंबा दिखाई देता है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी लंबा रहता है, कैपिटल टी स्मॉल टी लंबा रहता है, क्योंकि यहां पर क्या है? यहां पर ये एक कैपिटल टी है। क्या है? ये एक कैपिटल टी है, जिसकी वजह से ये क्या है? लंबा है। और यहां पर तो दोनों ही कैपिटल टी है तो लंबा रहेगा ही रहेगा। लेकिन आखिरी वाले में दोनों ही क्या है? स्मॉल टी है। क्योंकि दोनों स्मॉल टी हैं, इस वजह से कैसा होगा? ये बौना रहेगा। तो अर्थात 3 लंबे दिखाई देंगे और 1 बौना दिखाई देगा, जिसका मतलब कि फिनोटिपिक अनुपात 3:1 होगा। जीनोटिपिक अनुपात में लक्षणों के जीन को प्रदर्शित किया जाता है। उनके जीन कैसे हैं? तो यहां पर कैपिटल टी का जीन 1 बार आया है, कैपिटल टी स्मॉल टी का जो जीन है ये 2 बार आया है, और स्मॉल टी सिर्फ 1 बार आया है। मतलब कि यहां पर जो अनुपात बनेगा वो 1:2:1 बनेगा। 1:2:1 जीनोटिपिक अनुपात होगा, जबकि 3:1 फिनोटिपिक अनुपात होगा। ठीक। तो यहां तक चीजें सारी क्लियर हैं, है ना। और ये जो अनुपात आया है, ये दोनों ही अनुपात कैसे आए हैं? तो ये दोनों ही अनुपात आए हैं जब हम लोगों ने दूसरी पीढ़ी के परिणाम को देखा है ना। क्या किया है? दूसरी पीढ़ी के परिणाम को देखा है। F2 के परिणाम को जब देखा है तो F2 के परिणाम को देखने पर हमको जीनोटाइप और फिनोटाइप अनुपात मिलते हैं, जिसमें सारे लक्षण एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सारे लक्षण एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। इसलिए ये जो दूसरी पीढ़ी वाला जो ये क्रॉस है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको पृथक्करण का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? यहां लिख देते हैं। दूसरी पीढ़ी के परिणाम को देखने को पता चला है,
इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पृथक्करण का नियम। क्या बोलेंगे, पृथक्करण का नियम बोलेंगे, है ना। क्या बोलेंगे, पृथक्करण का नियम बोलेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम बोलेंगे। पृथक्करण का नियम कब बोलेंगे, जब हम दूसरी पीढ़ी के परिणामों की चर्चा करेंगे तब उसको हम क्या बोलेंगे, पृथक्करण का नियम बोलेंगे, है ना। जब हम लोग F1 और F2 पृथक्करण के नियम में, पृथक्करण के नियम में, पृथक्करण के नियम में दोनों की चर्चा करेंगे, F1 की भी चर्चा करेंगे और F2 की भी चर्चा करेंगे, समझे। F1 की भी चर्चा करेंगे और F2 की भी चर्चा करेंगे, दोनों की चर्चा करी जाएगी तो उसको हम लोग पृथक्करण का नियम बोलेंगे। ठीक, तो ये तो हो गया जब मेंडल साहब ने किसी एक लक्षण को लेकर के क्या कराया, क्रॉस कराया। जब मेंडल साहब ने किसी एक लक्षण को लेकर के क्रॉस कराया तो उसको क्या बोला, उसको एक जीन के लक्षण को जब लेकर के क्रॉस कराया गया तो मेंडल साहब ने यह बताया, क्या बताया, तब मेंडल साहब ने यह बताया कि जब हम लोग एक जीन के लक्षणों को लेकर के क्रॉस कराते हैं तो यहां पर दो तरह के नियम देखने को मिलते हैं। एक जो पहली पीढ़ी के लक्षण दिखते हैं, जब पहली पीढ़ी के लक्षण की चर्चा करी जाती है, उनके परिणामों की चर्चा करी जाती है, तो हम वहां पर क्या देखते हैं कि कैपिटल टी हर जगह पर जो चार लक्षण दिखाई दिए, चारों में कैपिटल टी आया, और कैपिटल टी क्योंकि आया और सारे के सारे जो पुष्प हैं वो लंबे दिखाई दिए, अर्थात कैपिटल टी प्रभावी है। और इस पहली पीढ़ी के लक्षणों के आधार पर इन्होंने, मेंडल साहब ने जो नियम दिया उसको बोला प्रभाविता का नियम। वहीं जब पहली पीढ़ी से प्राप्त लक्षणों का स्वपरागण कराया गया तो सारे के सारे लक्षण दूसरी पीढ़ी में एक दूसरे से पृथक हो गए, एक दूसरे से अलग अलग हो गए, जिस के आधार पर मेंडल साहब ने कहा कि यह कौन सा नियम है, पृथक्करण का नियम है। ठीक, तो यह तो हो गया एक जीन की वंशागति। क्या हो गया बेटा, एक जीन की वंशागति। इसके बाद फिर मेंडल साहब ने चर्चा करी दो जीन के वंशागति की, और जब दो जीन के वंशागति की चर्चा करी तो आपको पता है जब दो जीन की वंशागति की चर्चा करेंगे तो यहां पर कितने लक्षण लिए जाएंगे, दो लक्षण लिए जाएंगे। कितने लक्षण लिए जाएंगे, दो लक्षण लिए जाएंगे। ठीक, और जिन दो लक्षणों को मेंडल साहब ने लिया वो दो लक्षण कौन कौन से थे, जिन दो लक्षणों को मेंडल साहब ने लिया वो दो लक्षण कौन कौन से थे। पहला लक्षण था पहला लक्षण था बीज का आकार, ठीक है। और दूसरा लक्षण था बीज का रंग। पहला लक्षण क्या था, बीज का आकार, और दूसरा लक्षण था बीज का रंग। जब हम लोग बीज के आकार की चर्चा करते हैं तो बीज के आकार दो तरह के दिखाई दिए थे। कितने तरह के दिखाई दिए थे, दो तरह के आकार दिखाई दिए थे, ठीक है। जो पहला था, पहला क्या था, गोल। पहला आकार कैसा था, गोल, और दूसरा आकार था मुरझाया हुआ। और जब बीज के रंग की चर्चा करी जाएगी तो यहां पर दो तरह के रंग दिखाई देंगे। जब बीज के रंग की चर्चा करी जाएगी तो दो तरह के रंग दिखाई देंगे। पहला पीला और दूसरा हरा। गोल कैसा है बेटा, ये प्रभावी है। गोल कैसा है, प्रभावी है। मुरझाया हुआ अप्रभावी लक्षण है। वहीं पीला प्रभावी लक्षण है और हरा
हरा अप्रभावी लक्षण है। ठीक है ना। गोल को दर्शाने के लिए देखो, गोल को आर से दर्शाया गया, कैपिटल आर से, और मुरझाया हुआ स्मॉल आर से। ठीक है। पीले को दर्शाया गया कैपिटल वाई से और हरे को दर्शाया गया स्मॉल वाई से। ठीक है ना। फिर से समझते हैं। दो जीन की वंशागति की जब चर्चा करी जाएगी तो मेंडल साहब ने दो लक्षणों को लिया। ठीक, दो लक्षणों को लेकर के जब आपस में क्रॉस कराया जाता है तो इसको दो जीन की वंशागति कहते हैं। ठीक है। वो दो लक्षण कौन कौन से थे? वो दो लक्षण बेटा कौन कौन से थे? पहला लक्षण था बीज का आकार, पहला लक्षण था बीज का आकार, और दूसरा लक्षण था बीज का रंग। पहला लक्षण था बीज का आकार और दूसरा लक्षण था बीज का रंग। जब बीज के आकार की चर्चा करी गई तो वहां पर दो तरह के लक्षण दिखाई दिए। पहला गोल, जिसको कैपिटल आर से दर्शाया गया और वो प्रभावी लक्षण है। दूसरा मुरझाया हुआ, जिसको स्मॉल आर से दर्शाया गया और जो कि अप्रभावी लक्षण है। वहीं जब दूसरे लक्षण की बात करी जाएगी बीज का रंग, तो इसमें दो तरह के रंगों की चर्चा करी गई, एक पीला और एक हरा। जो पीला है इसको कैपिटल वाई से दर्शाते हैं जो कि प्रभावी लक्षण है, और जो हरा है इसको स्मॉल वाई से दर्शाते हैं जो कि अप्रभावी लक्षण है। जो जो शब्द हम बोलते जा रहे हैं बस वही शब्दों को आपको कॉपी में लिखना है। ठीक है। तो इस तरीके से प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों को लेकर के दो लक्षणों की वंशागति का क्रॉस कराया गया, जिसको दो लक्षणों की वंशागति कहा गया। ठीक है। और जब दो लक्षणों की वंशागति को लेकर के क्रॉस कराया गया तो इसका यहां पर जो नियम दिया गया, यहां पर जो नियम दिया गया उस नियम का नाम था, जो नियम दिया गया उस नियम का नाम था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। उसका नाम था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। क्या नाम था बेटा? ठीक है। क्या नाम दिया? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जिसमें मेंडल साहब ने दो लक्षणों को लेकर के क्रॉस कराया। और जब दो लक्षणों को लेकर के क्रॉस कराया गया तो इस नियम का नाम दिया स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। क्या नाम दिया? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब इसको किस तरह से क्रॉस कराया गया तो इसकी चर्चा करते हैं। ठीक है। तो पहले हम लोग वही लिखेंगे जिस तरीके से हमने आपको बताया है। क्या बताया है कि एक लिया गया नर पुष्प, जिसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से, एक लिया गया मादा पुष्प, जिसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। जो नर पुष्प लिया गया वो कैसा था? जो नर पुष्प लिया गया वो कैसा था? वो था गोल। जब हम आकार की बात करेंगे तो कैसा था? गोल और पीला। पीला क्या है? रंग है। ठीक है। और गोल क्या है? आकार है। तो जो गोल है उसको कैसे लिखेंगे? कैपिटल आर से, और जो पीला है उसको कैपिटल वाई से। ठीक। जो मादा पुष्प है उसको क्या लिया गया? मुरझाया हुआ, उसका आकार था। ठीक। और कैसा था? रंग कैसा था? हरा। आकार मुरझाया हुआ और रंग हरा। तो मुरझाए हुए को स्मॉल आर से और हरे कलर को स्मॉल वाई से लिखते हैं। ठीक। कैसा था ये भाई? गोल और पीला। ठीक। और दूसरा कैसा था? मुरझाया हुआ और हरा। ठीक है। तो यहां से एक कैपिटल आर को ले लेते हैं
यहां से एक कैपिटल y को ले लेते हैं, यहां से एक स्मॉल r आ जाएगा और ये वाला एक कैपिटल स्मॉल y आ जाएगा। ठीक, और जब इन सब का आपस में क्रॉस कराते हैं, जब इन सब का आपस में क्रॉस कराते हैं, जब इन सब का आपस में क्रॉस कराते हैं तो ये कैपिटल R, ये स्मॉल r, ये कैपिटल Y और ये स्मॉल y आ जाता है। ठीक, ठीक है। जब इन सब का आपस में क्रॉस कराते हैं तो एक कैपिटल R, एक स्मॉल r, एक कैपिटल Y और एक स्मॉल y आ जाता है। और ये जो लक्षण दिखाई दिए हैं ये कैसे लक्षण हैं? तो ये पहली पीढ़ी के लक्षण हैं। कैसे हैं बेटा? ये पहली पीढ़ी के लक्षण हैं। कैसे हैं? पहली पीढ़ी के लक्षण है। ठीक है, दिखाई कैसे देते हैं पहली पीढ़ी के लक्षण? तो ये सारे के सारे, क्योंकि यहां पर एक कैपिटल R है और एक कैपिटल Y है जो कि क्या है? प्रभावी है। ठीक है ना, कैपिटल R और कैपिटल Y क्या है? ये प्रभावी है। तो क्योंकि ये प्रभावी है तो इसलिए ये सारे के सारे यहां पर लक्षण कैसे दिखाई देंगे? ये सारे के सारे गोल और पीले दिखाई देंगे। सारे के सारे कैपिटल R है तो गोल रहेंगे, कैपिटल Y है तो पीले रहेंगे। ये इस तरीके से सारे के सारे तुमको दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये हो गए पहली पीढ़ी के लक्षण। ठीक, अब क्या किया जाएगा? अब पहली पीढ़ी से जो लक्षण आए हैं इससे युग्मक बनेंगे और फिर इनका क्या कराया जाएगा? स्वपरागण कराया जाएगा। ठीक है, तो जरा फिर से देखो क्या आए थे सारे के सारे लक्षण, क्या क्या लिया गया था? जरा फिर से बताओ, जल्दी से बताओ इस बार, फटाफट जल्दी से बताओ। कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल Y, स्मॉल r, स्मॉल r, स्मॉल y, स्मॉल y। यहां से ले लिया एक कैपिटल R, यहां से ले लिया कैपिटल Y, यहां से लिया स्मॉल r, यहां से लिया स्मॉल y। इन सब का आपस में क्रॉस कराया तो कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y मिल गया। ठीक, अब ये सारे के सारे लक्षण क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। और जब एक दूसरे से अलग होंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर कैपिटल R आएगा, यहां पर स्मॉल r आएगा, यहां पर कैपिटल Y आएगा और यहां पर स्मॉल y आएगा। ठीक, जब ये आएंगे तो अब बेटा क्रॉस कराओ फटाक से। सबको अलग अलग कर लिया, कैपिटल R ये लिख दिया, स्मॉल r ये, कैपिटल Y ये आ गया, स्मॉल y ये आ गया। अब जब इनका आपस में क्रॉस कराओगे, जब इनका आपस में क्रॉस कराओगे तो क्या आएगा? इस वाले कैपिटल R का क्रॉस कैपिटल Y से कराओगे तो कैपिटल R कैपिटल Y आएगा। इस कैपिटल R का क्रॉस जब स्मॉल y से कराओगे तो कैपिटल R स्मॉल y आएगा। जब स्मॉल r का क्रॉस कैपिटल Y से कराओगे तो स्मॉल r कैपिटल Y आएगा। और जब इसी स्मॉल r का क्रॉस स्मॉल y से कराओगे तो स्मॉल r स्मॉल y आएगा। ये सारे के सारे लक्षण आ गए कि नहीं आ गए? अभी तुमको यहां पे दिख रहा है, समझ में आया ये कैसे आया? कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y, इन सभी को आपस में क्रॉस कराया गया तो कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y। ये सारे के सारे लक्षण आ गए पहली पीढ़ी के। ठीक है, ये सारे के सारे लक्षण किसके हैं? पहली पीढ़ी के लक्षण हैं। ठीक, और ये जो पहली पीढ़ी के लक्षण अब क्या कराया जाएगा? स्वपरागण कराया जाएगा। क्या कराया जाएगा? यहां पर क्या कराया जाएगा? स्वपरागण। मतलब कि सेल्फिंग
सेल्फिंग अर्थात स्वपरागण जब कराया जाएगा तो किस तरीके से लिया जाएगा, जरा सारे लक्षणों को लिखो। तो सारे लक्षणों को लिखो यहां पर बेटा। तो ये हो गया कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, और तो ये तो हो गया कैसा, ये हो गया मान लो फीमेल वाला। ठीक है, अब हम लेते हैं मेल, अब हम लेते हैं मेल, मेल वाला। तो मेल वाला नीचे ले लेते हैं। ठीक है, ये सारा का सारा कैसा हो गया, ये हो गया सारा फीमेल वाला जो ये वाले हैं। अब हम नीचे लेंगे मेल को, तो हम वो ले लेते हैं नीचे की तरफ, मतलब ऐसे ले लेते हैं। ठीक, तो क्या क्या लिया जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, और इस तरह से लेकर के क्या कराया जाएगा, इनके बीच में क्रॉस कराया जाएगा। तो जल्दी से हम लोग ये बॉक्स बना लेंगे, क्योंकि हम लोगों को यहां पर क्या कराना है, क्रॉस करवाना है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बॉक्स बना लिया। ये क्या है, ये वाले सारे फीमेल हैं और ये वाले सारे मेल हैं। अब जब इनके बीच में जब आपस में क्रॉस कराएंगे तो ध्यान से देखो कि क्रॉस की प्रक्रिया को किस तरीके से कराया जाएगा। तो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक, अब यहां वाला क्रॉस देख लो, कैपिटल, अब इसका क्रॉस इससे कराया जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इसका क्रॉस इससे कराओ। तो कैपिटल आर इसको दूसरे कलर से लिख लेते हैं ना, कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक है, अब इसका क्रॉस इससे कराओ, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक, अब इसका क्रॉस इससे कराओ, कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक है, अब इसका क्रॉस इससे कराओ, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसका क्रॉस जब इससे कराओगे तो यहां पर दो स्मॉल आर आ जाएंगे, स्मॉल आर कैपिटल वाई। ठीक, और फिर जब इसका क्रॉस इससे कराओगे तो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, अब इसका क्रॉस कराओ इस वाले से, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको दूसरे कलर से लिख लेते हैं, कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक है,
जब इसका क्रॉस आप इससे कराओगे तो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और इसका क्रॉस जब ये वाले से कराएंगे आप तो स्मॉल आर स्मॉल वाई ये आ जाएगा। ठीक है, यहां पर रंगों का हमने वेरिएशन क्यों रखा है, विभिन्नता क्यों रखी है, वो इसलिए रखा है कि जितने भी आपको यहां पर पीले कलर दिखाई दे रहे हैं, ध्यान से देखो जितने भी पीले कलर हैं यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन सभी में एक कैपिटल आर जरूर है और एक कैपिटल वाई जरूर है। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे लिखेंगे। यहां पर लिख लो कि हमको कैसे दिखाई दिए हैं, कितने थे, 9 थे। फिर से गिनो जरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 कैसे हैं, ये 9 कैसे हैं, ये 9 वो हैं जिनमें एक कैपिटल आर जरूर है और एक कैपिटल वाई जरूर है। इसका मतलब ये 9 हमको कैसे दिखाई देंगे, ये हमको गोल दिखाई देंगे और ये हमको पीले दिखाई देंगे। कैसे दिखाई देंगे, गोल और पीले दिखाई देंगे। ठीक है, इसके बाद जो ये हरे कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं, जो हरे कलर के, इसमें देखो ये दोनों वाई स्मॉल वाई हैं। एक कैपिटल आर जरूर होगा लेकिन 2 स्मॉल वाई जरूर होंगे, है ना। तो एक कैपिटल आर जरूर है लेकिन वाई दोनों कैसे हैं, स्मॉल हैं। इसका मतलब ये कितने हैं, ये ऐसे 3 हैं। इसका मतलब ये हुआ कैपिटल आर है तो मतलब ये गोल तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन क्योंकि यहां पर स्मॉल वाई 2 बार आया है अर्थात ये हरे हो रहेंगे। कैसे रहेंगे, हरे। ठीक है, इसके बाद देखो ये जो पिंक कलर के तुमको दिखाई दे रहे हैं, ये पिंक कलर में स्मॉल आर जरूर है। क्या है, स्मॉल आर जरूर है लेकिन कैपिटल वाई एक है, लेकिन दोनों स्मॉल आर हैं। मतलब कि कैसे हैं, ये 3 हैं। 3 कैसे हैं कि 2 स्मॉल आर हैं लेकिन एक कैपिटल वाई जरूर है। 2 स्मॉल आर हैं, इसका मतलब ये कैसे होंगे, मुरझाया हुआ होगा इसका आकार, लेकिन एक कैपिटल वाई है मतलब कि ये कलर में कैसे होंगे, पीले होंगे। ठीक, इसके बाद जो तुमको यहां पर आखिरी में सफेद कलर का ये एक दिखाई दे रहा है, ये बेचारा अकेला ऐसा है जिसमें दोनों स्मॉल आर हैं और दोनों स्मॉल वाई हैं। तो ये बेचारा अकेला ही एक ऐसा है जिसमें दोनों स्मॉल आर हैं और दोनों स्मॉल वाई हैं। मतलब कि ये मुरझाया हुआ है, ये मुरझाया हुआ है क्योंकि यहां पर स्मॉल आर है और स्मॉल वाई है। इसका मतलब ये हरा है। ठीक है, तो 9 ऐसे हैं। नौ ऐसे हैं जो गोल और पीले हैं, 3 ऐसे हैं जो गोल और हरे हैं, 3 ऐसे हैं जो मुरझाए हुए हैं और पीले हैं, और एक ऐसा है जो मुरझाया हुआ और हरा है। हम यहां पर बात कर रहे हैं लक्षणों के दिखाई देने की। किसकी बात कर रहे हैं हम यहां पर बात कर रहे हैं लक्षणों के दिखाई देने की। हम यहां पर बात कर रहे हैं कि वो कैसे दिखाई देते हैं। ठीक है ना, तो हमको कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं जो यहां पर 9 3 3 1 हैं। जब हम लक्षणों के दिखाई देने की बात करते हैं तो यहां पर कौन सा अनुपात आता है, तो यहां पर आता है, यहां पर कौन सा अनुपात आता है। जब हम लक्षणों के दिखाई देने की बात करते हैं तो यहां पर जो अनुपात आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फिनोटाइप अनुपात। क्या कहते हैं उसको हम लोग, फिनोटाइप अनुपात कहते हैं। जब लक्षणों के दिखाई देने की बात होती है तो उसको हम लोग फिनोटाइप अनुपात कहते हैं। और फिनोटाइप अनुपात यहां पर क्या दिखाई दे रहा है तुमको, 9 3 3 और 1। मतलब कि फिनोटाइप अनुपात क्या है बेटा, 9 अनुपाते 3 अनुपाते 3 अनुपाते 1, 9 अनुपाते 3 अनुपाते 3 अनुपाते 1। कैसा अनुपात है ये, फिनोटाइप अनुपात है। ठीक है, लेकिन जब यहां पर बात करी जाएगी जीनोटाइप अनुपात की,
किसकी बात करी जाएगी? जीनोटाइप अनुपात की बात करी जाएगी। तो उसको आप लोग याद कर लेंगे। हम बता देते हैं कि जीनोटाइप अनुपात कैसा होगा। जब जीनोटाइप अनुपात की बात करोगे तो जीनोटाइप अनुपात तुमको याद कर लेना है। यह अनुपात होता है 1:2:1 अनुपात 2:4:2 अनुपात 1:2:1। ठीक है, याद करना टफ नहीं है, बहुत आसान है। कैसे याद करोगे इसका जुगाड़ अब बता रहे तुमको। 121 1:2:1, 242 2:4:2 और 121 1:2:1। तो 121 242 121 गिनो। 1 और 2 3 और 1 4, 4 2 6, 6 4 10, 10 2 12, 12 और 1 13, 13 2 15, 15 और 1 16। कितने हो गए? 16। ये कितने हैं? 9 और 3, 9 3 हो गया 12, 12 3 15, 15 और 1 16। मतलब कितने लक्षण मिलते हैं? 16। तुमको यहां पर कितने दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 लक्षण टोटल दिखाई देते हैं। और ये 16 लक्षणों में जो फिनोटाइप अनुपात है, जो कि लक्षणों के दिखाई देने वाली बात होती है, तो फिनोटाइप अनुपात का जो अनुपात होता है वो 9:3:1। और जो जीनोटाइप अनुपात है, जो कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो उसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। 121 242 121 मतलब 1:2:1 1:2:4:2 1:1:2:1। 121 242 121 इस तरीके से आप आसानी से याद कर सकते हैं। यहां से भी आप चित्र को देख सकते हैं किस तरीके से क्रॉस कराया गया है, और यहां हमने आपको बाकायदा कराकर दिखाया है, तो आप इसको भी आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये दो लक्षणों को लेकर के क्रॉस कराया गया था। 2 जीन की वंशागति का क्रॉस है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग स्वतंत्र अपीहन का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग बेटा? इसको स्वतंत्र अपीहन का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वतंत्र अपीहन का नियम कहते हैं, जिसमें 2 जीन को लेकर के, 2 लक्षणों को लेकर के क्रॉस कराया जाता है, उसको हम लोग स्वतंत्र अपीहन का नियम कहते हैं। ठीक है, आई होप कि ये पॉइंट आपको यहां पर क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बात करते हैं। जब आगे बात करेंगे तो हम बात करेंगे लिंग निर्धारण की। किसकी बात करते हैं? लिंग निर्धारण की हम लोग यहां पर बात करते हैं। ठीक है, लिंग निर्धारण जो कि एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, और यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये पिता है और ये माता है। पिता के यहां पर जो तुमको गुणसूत्र दिखाई दे रहा है वो x और y है, और माता में जो गुणसूत्र है वो x और x है। तो क्या सिर्फ यही गुणसूत्र होते हैं? नहीं। अगर हम लोग गुणसूत्र की बात करेंगे, हमने आपसे कहा था कि गुणसूत्र की यहां पर चर्चा करेंगे। जब हम गुणसूत्र की बात करेंगे तो गुणसूत्र किसमें? मनुष्य में, है ना। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। कितनी? 46 46 होती है। या इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं 23 जोड़ी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? 23 जोड़ी कह सकते हैं, या फिर संख्या की बात करेंगे तो 46 होती है। लेकिन ये जो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, इस 23 जोड़ी गुणसूत्र में 2 तरह के गुणसूत्र होते हैं। कैसे होते हैं? 2 तरह के गुणसूत्र होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं ऑटोसोम, और एक को हम लोग कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। है ना। एक को हम लोग ऑटोसोम कहते हैं और दूसरे को सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। अब ये ऑटोसोम क्या होते हैं? तो ये जो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, ये जो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, इन 23 जोड़ी गुणसूत्र में 1 से लेकर के 22 तक, 1 से लेकर के 22 तक जो गुणसूत्र होते हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं?
इनको हम लोग ऑटोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोसोम कहते हैं। और ये माता और पिता दोनों में, मतलब स्त्री और पुरुष में दोनों में एक समान होते हैं। जो ये ऑटोसोम हैं, ये स्त्री और पुरुष में कैसे होते हैं? एक समान होते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इनको? ऑटोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोसोम कहते हैं। ठीक। लेकिन ये जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, ये कौन सा होता है? ये होता है 23वां जोड़ी जो गुणसूत्र होता है। कौन सा? जो 23वां जोड़ी गुणसूत्र होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये वही गुणसूत्र है, ये वही गुणसूत्र है जो स्त्री होगा या पुरुष, बेबी जो संतान है वो स्त्री होगा या पुरुष, तो बेबी के या संतान के लिंग का निर्धारण करता है। इसलिए इसको हम लोग सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, है ना। और ये कौन सा होता है? 23वां जोड़ी गुणसूत्र होता है। ये जो 23वां जोड़ी गुणसूत्र है ये दो तरह का होता है। ये 23वां जोड़ी गुणसूत्र दो तरह का होता है। कैसा? एक तो ये हो सकता है या कि ये XY हो, या फिर ये हो सकता है कि ये XX हो। अगर ये XY है तो जो बेबी होगा या जो संतान होगी वो कैसी होगी? वो नर संतान होगी। कैसी संतान होगी? नर संतान होगी, है ना। लेकिन अगर गुणसूत्र XX है तो वो संतान कैसी होगी? वो मादा संतान होगी, मतलब स्त्री होगी। मतलब जिसमें XY गुणसूत्र है वो बेबी कैसा होगा? वो बेबी होगा मेल। और जिसमें XX गुणसूत्र है वो बेबी कैसा होगा? फीमेल होगा। ठीक है ना। यहां पर देखो XY गुणसूत्र है ना। XY गुणसूत्र है तो ये कैसा है? ये मेल है, नर है। और यहां पर XX गुणसूत्र है तो ये कैसी है? फीमेल है। और वही जब आगे जाकर जब क्रॉस भी कराया गया तो क्या देखा गया कि जहां जहां पर XX आया है वो संतानें कैसी हुई है? पुत्री, डॉटर, है ना। तो हम यहां पर ये भी लिख सकते हैं, पुत्र और पुत्री लिख सकते हैं, है ना। जब XX होगा तो वो क्या होगा? पुत्र। और जब XY होगा तो पुत्र है, और जब XX होगा तो वो संतान कैसी होगी? पुत्री होगी। ठीक है ना। तो देखो यहां पर जो है XY आया है और ये क्या है? ये पुत्र है, ये लड़का है। XY आया है, ये लड़का है। यहां पर XX गुणसूत्र आया है, ये लड़की है। और यहां पर भी XX गुणसूत्र आया है और ये लड़की है। ठीक है ना। तो जब लिंग निर्धारण की बात करते हैं तो वहां पर चर्चा करते हैं गुणसूत्र की, और जब गुणसूत्र की चर्चा करते हैं तो मनुष्य में जो गुणसूत्रों की संख्या है वो 46 होती है। ठीक है। और 46 गुणसूत्रों की संख्या होती है। अगर जोड़ी की बात करेंगे तो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। ये जो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं इनमें से 1 से लेकर के 22 जोड़ी गुणसूत्र तक, 1 से लेकर के 22 जोड़ी गुणसूत्र जो होते हैं वो मेल और फीमेल, स्त्री और पुरुष में दोनों में एक समान होते हैं। उनको हम लोग ऑटोसोम कहते हैं। लेकिन ये जो 23वां जोड़ी गुणसूत्र होता है ये नर में और मादा में, है ना, स्त्री और पुरुष में दोनों में अलग अलग होता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। जिस संतान में ये XY गुणसूत्र होगा उसको पुत्र कहेंगे, और जिस संतान में XX गुणसूत्र होगा उसको हम लोग पुत्री कहेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो गुणसूत्र है, यहां पर जो 23वां जोड़ी गुणसूत्र है, ये गुणसूत्र क्या कर रहा है? ये पैदा होने वाली संतान के लिंग का निर्धारण कर रहा है। इसीलिए इसको लिंग गुणसूत्र या फिर सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है, या फिर इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? लिंग गुणसूत्र भी हिंदी में क्या कहेंगे? लिंग गुणसूत्र। और अंग्रेजी में क्या कहेंगे? सेक्स क्रोमोसोम कहेंगे, क्योंकि यह पैदा होने वाली संतान के लिंग का निर्धारण करता है। अगर बेबी का गुणसूत्र
अगर बेबी के गुणसूत्र में वाई क्रोमोसोम आ जाएगा तो बेबी पुत्र होगा, और अगर बेबी के गुणसूत्र में 2 एक्स क्रोमोसोम होंगे तो बेबी पुत्री होगी। ठीक है, ये यहां पर आगे लिखा हुआ है कि मानव में जो अधिकतर गुणसूत्र होते हैं वो माता और पिता के गुणसूत्रों से प्रतिरूप होते हैं। इनकी संख्या क्या होती है? 23 जोड़ी होती है। क्या होती है? 23 जोड़ी होती है। परंतु एक युग्म जिसे लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। अच्छा, जो सारे गुणसूत्र हैं, देखो यहां पर बात करी गई प्रतिरूप की। प्रतिरूप का मतलब है ऑटोसोम। प्रतिरूप की बात करी गई है, प्रतिरूप का मतलब है ऑटोसोम। ऑटोसोम कितने होते हैं? 22 जोड़ी होते हैं। लेकिन एक जो लिंग सूत्र होता है जिसमें सदा पूर्ण जोड़े में जो नहीं होते हैं, स्त्री में गुणसूत्र का पूर्ण युग्म होता है जिसमें दोनों क्या होते हैं? दोनों एक्स होते हैं, मतलब कि एक्स एक्स 2 बार आता है, वो क्या होगा? वो स्त्री हो जाएगी। और जो पुरुष है, जो नर है, उसमें यह जोड़ा परिपूर्ण नहीं होता है, जिसमें एक गुणसूत्र सामान्य आकार का मतलब कि एक्स और दूसरा गुणसूत्र छोटा होता है जिसे वाई गुणसूत्र कहते हैं। अर्थात स्त्रियों में एक्स एक्स और पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। और अगर मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या की बात करेंगे तो वो 23 जोड़ी अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, रिवीजन की बात करेंगे बेटा, जो आनुवंशिकता वाला ये जो चैप्टर है आनुवंशिकता और जैव विकास, तो जो हमारे यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, जितने भी हमारे यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, उनका ये चैप्टर यहां से क्या होता है? खत्म होता है। हमने आपसे कहा था कि इस आनुवंशिकता वाले लेक्चर को, इस आनुवंशिकता वाले चैप्टर को हम 2 लेक्चर में पूरा कर देंगे। ठीक है, एक लेक्चर इसका पहले हो गया था और एक ये वाला दूसरा लेक्चर है, जिसमें जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं उनका यहाँ पे आनुवंशिकता वाला टॉपिक क्या हो जाता है? क्लियर हो जाता है। तो जब हम बात करते हैं कि जो आनुवंशिकता चैप्टर में कितने सारे टॉपिक हम लोगों ने पढ़े हैं, तो पहले हम लोगों ने आनुवंशिकता के बारे में ही समझा है। ठीक है, पहले हमने आनुवंशिकता के बारे में समझा है, फिर उसके बाद हमने वंशागति के बारे में समझा। ठीक है, वंशागति के लक्षणों की चर्चा करी हम लोगों ने, वंशागति के नियम की चर्चा करी, ठीक है, मेंडल ने क्या क्या नियम दिए थे, मेंडल के योगदानों की चर्चा करी हम लोगों ने। और इसी मेंडल के योगदान में हमने तीनों नियम की चर्चा करी। वो तीनों नियम कौन कौन से थे? तो हम लोगों ने पहला नियम पढ़ा, प्रभाविता का नियम। दूसरा नियम हम लोगों ने पढ़ा, पृथक्करण का नियम। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा, स्वतंत्र अपीहन का नियम। ठीक है, जो प्रभाविता और पृथक्करण का नियम था, ये एक जीन की वंशागति थी, और जो स्वतंत्र अपीहन का नियम हम लोगों ने पढ़ा, इसमें 2 जीन को लेकर के क्रॉस कराया गया था। ठीक, और इसके बाद सबसे लास्ट में जो हमने टॉपिक देखा वो लिंग निर्धारण का था। ठीक है ना, तो ये सारा टॉपिक हम लोगों ने जो पढ़ा, जो यूपी बोर्ड के बच्चों के सिलेबस में यहां तक आता है। इसके बाद जो हमारे बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, एमपी बोर्ड के हैं, राजस्थान बोर्ड के हैं, झारखंड बोर्ड के बच्चे हैं, उनमें एक और टॉपिक अभी आगे जुड़ेगा जिसका नाम होगा जैव विकास, क्योंकि पूरे चैप्टर का नाम क्या है? आनुवंशिकता और जैव विकास। तो आनुवंशिकता के अंतर्गत आने वाले सभी टॉपिक की चर्चा हम लोगों ने कर ली है। अगला जो लेक्चर आएगा वो जैव विकास से रिलेटेड होगा। सारे के सारे टॉपिक जो जैव विकास के अंतर्गत आते हैं, उन सारे टॉपिक को हम एक ही लेक्चर में समराइज करके आप लोगों को दे देंगे। ठीक है, यूपी बोर्ड के बच्चे वो 2 लेक्चर में इस चैप्टर को खत्म कर सकते हैं। यूपी बोर्ड के अलावा जो बाकी अदर बोर्ड के बच्चे हैं वो 3 लेक्चर में इस चैप्टर को खत्म कर सकते हैं। ठीक है ना।
चलिए होमवर्क की बात करेंगे तो भैया होमवर्क में रिवीजन करो, समय नहीं बचा है बिल्कुल भी, अच्छे से रिवीजन करिए जितना भी हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है ना। और रिवीजन सिर्फ इसी चैप्टर का नहीं करना, जो तुम सोचो हम बोलेंगे सिर्फ इसी चैप्टर का रिवीजन करो। जितना कुछ तुम लोग कवर कर चुके हो, चाहे वो जैव प्रक्रम की बात हो या फिर वो नियंत्रण और समन्वय की बात हो, या फिर तीसरा चैप्टर बायोलॉजी का, जीव जनन कैसे करते हैं, और जो चैप्टर हम लोग अभी पढ़ रहे हैं जिसका नाम है आनुवांशिकता और जैव विकास, ये सारा है तुम लोगों को रिवीजन कर डालना है, क्योंकि अब समय नहीं बचा है बिल्कुल भी, है ना। तो बिल्कुल भी समय नहीं बचा है और बिल्कुल लग करके मेहनत करनी है, बिल्कुल टाइम मत देखो, है ना। बेहिचक होकर के कम से कम 8 घंटे, मतलब ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे पढ़ाई करो, ठीक है ना, क्योंकि समय बिल्कुल नहीं बचा है। आज का आपका होमवर्क यही है कि बेटा बिल्कुल एकदम तैयारी कस के मुट्ठी बांध लो, क्योंकि अब समय बिल्कुल नहीं बचा है। इसीलिए आज हमने होमवर्क में आपको ये चारों चैप्टर रिवीजन के लिए बोले हैं, जिसमें से 3 चैप्टर के सारे के सारे हम समरी सीरीज के फॉर्म में आपको शॉर्ट नोट दे चुके हैं, है ना। अगर आप इतना भी पढ़ लेंगे तो आपके एग्जाम में पूरे मार्क्स आएंगे, गारंटी लेते हैं हम इस बात की, ठीक है ना। जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए आनुवांशिकता वाला जो चैप्टर है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन यूपी बोर्ड के अलावा जो अदर बोर्ड के बच्चे हैं, चाहे वो एमपी बोर्ड के हों, राजस्थान बोर्ड के हों, बिहार बोर्ड के हों या झारखंड बोर्ड के, इन सभी बच्चों के लिए बस एक लेक्चर और रह गया है, जिसमें हम जैव विकास वाले टॉपिक को भी क्या कर देंगे, समराइज करके आपको उसका पीडीएफ फॉर्म में दे देंगे। आप उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। आपके जीव विज्ञान में 4 चैप्टर समरी सीरीज के माध्यम से भी खत्म हो चुके हैं। इसके बाद यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए एक चैप्टर और है, हमारा पर्यावरण, और इसके अलावा जो अदर बोर्ड के बच्चे हैं वहां पर 2 चैप्टर हैं, हमारा पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन, ठीक है ना। तो इसको हम लोग एक ही या 2 लेक्चर में इसको हम लोग फटाफट समराइज कर लेंगे, और आपका कोर्स समय के पहले पूरा होगा, आप लोग समय के पहले रिवाइज भी कर लेंगे, ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, और इसी उम्मीद के साथ कि आप पढ़ रहे होंगे, और अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो अपनी पढ़ाई को चालू कर दीजिए, क्योंकि आपको एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, आपको अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। और इसी उम्मीद के साथ हम यही कामना करते हैं कि आप बेहतरीन स्वस्थ होकर के पढ़िए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पे करिए, जिससे कि आप रिजल्ट में बहुत अच्छे मार्क्स को गेन कर सकें और आप अपने माता पिता का नाम गर्व से रोशन कर सकें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।